हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के महत्व। मांग की लोच का महत्व ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप इकोनॉमिक्स का किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, DTPSB की हो, नेट की हो, UGC नेट की हो या फिर PGT हो, किसी भी स्टेट का, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो इसके ही चारों तरफ जो है घूमती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चाहे हमारा कोई भी डिसीजन है अबाउट हमारे बिजनेस को लेकर, टर्म एंड ट्रेड को लेकर, एक्सचेंज रेट को लेकर, और तो सभी को जो है डिसीजन लेते हैं वो इलास्टिसिटी को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। जो इलास्टिसिटी है यही जो है प्रोडक्शन के फैक्टर है, उनका प्राइस जो है डिटरमाइन करती है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी। और आज हम समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच। मांग क्या होती है? जैसे कि डिमांड करना, वो होती है मांग। और इलास्टिसिटी को हम हिंदी में कहते हैं लोच। जो ये मांग की लोच है ये किस तरह से फैक्टर के जो प्राइस है वो डिटरमाइन करती है, किस तरह से हमारे टर्म एंड ट्रेड को इफेक्ट करती है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में। उन सभी पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे थे। जैसे टर्म एंड ट्रेड के ऊपर इलास्टिसिटी का प्रभाव, मोनोपोली में, और जो है हमारी एक्सचेंज रेट, डिवेल्यूएशन, इन सभी के जो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर, उन सभी को आज हमने इस वीडियो में जो है कंबाइन किया है और विद एग्जाम्पल आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप जो है लास्ट तक वीडियो के बने रहें, क्योंकि इससे जो है अक्सर एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन हमारा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी को हम हिंदी में कहते हैं लोच। क्या कहते हैं? लोच। लोच का मतलब क्या होता है? एक तो ये दो मीनिंग हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, लोच, लोचदार मांग, और एक होती है बेलोचदार मांग। ये दो जो वर्ड हैं बहुत ही इकोनॉमी में हमें परेशान करते हैं। इंग्लिश में से इलास्टिसिटी और हिंदी में से लोच कहते हैं। जो लोच होती है, लोच का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव होने की संभावना कितनी है। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि अधिक लोचदार, कम लोचदार और इकाई के बराबर लोचदार। यानी कि जिस हिसाब से जो है डिमांड और प्राइस में चेंज आते रहते हैं, मांग है जो घटती बढ़ती रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो है लोच या जो डिमांड है वो घटती बढ़ती से बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बेलोचदार, बे का मतलब होता है बिना लोच, यानी कि बिना बदलाव के, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, चाहे रेट घटे या बढ़े। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हमारा ब्रेड है, आटा है, हमारी दूध है, सब्जी है, जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनकी मांग कैसी होती है? बेलोचदार। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि बेलोचदार मांग कौन सी होती है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिनके बिना जो है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वस्तु की मांग कैसी होती है? बेलोचदार मांग। और लोचदार, जिनके बिना हम जो है उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं, वो होती है मांग की लोच। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम अब आगे चलेंगे मांग की लोच को लेकर। एक इलास्टिसिटी, एक होता है इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती है लोच, लोचदार मांग, और इन इलास्टिसिटी होती है बेलोचदार मांग। ये होती है बेलोचदार मांग और ये होती है लोचदार मांग। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फॉर डिमांड इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनका जो भी प्राइस फिक्स रहता है, वो जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रखकर ही उसका जो है प्राइस फिक्स किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनका जो प्राइस है वो किस आधार पर फिक्स किया जाता है। ऐसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो प्राइस है फैक्टर के, वो जो है डिटरमाइन होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर। और वो क्यों होते हैं इसे जो है हम इनमें समझेंगे। जैसे कि एक मोनोपोली है। मोनोपोली हम जानते हैं कि मार्केट में एक ही जो है प्रोडक्ट का सेलर होता है, वो एक ही प्रोडक्ट को जो है सेल करता है। यानी कि जो मतलब कि कहने का ये है कि जैसे कि
उसका जो है अपने प्रोडक्ट पर एकाधिकार होता है, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को पैदा करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला एकमात्र होता है, इसलिए वो मोनोपोली कहलाता है। पर मोनोपोली भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन का जो है प्राइस फिक्स करता है कि वो कितना जो प्रोडक्शन करेगा, उसका प्राइस क्या रखेगा, ये वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रखकर ही करता है। जैसे कि अगर एक मोनोपोली मांग की लोच बहुत अधिक महत्व रखती है एक मोनोपोली के लिए भी, क्योंकि वह अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग की लोच को ध्यान में रखकर ही करता है। यदि वह ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जिसकी मांग क्या है, अधिक लोचदार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मांग अधिक लोचदार, अधिक यानी कि बदलाव होने की अधिक संभावनाएं। अधिक लोचदार का मतलब है कि बदलाव होने की अधिक संभावनाएं। अगर बदलाव होने की अधिक संभावनाएं है तो वह क्या करेगा, तो वह उस वस्तु की कम कीमत का निर्धारण करेगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट का जो प्राइस महंगा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसकी जगह जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, मान लो शैम्पू है, पहले हम पैंटीन का यूज करते थे, वो उसका जो प्राइस हाई हो चुका है तो हम जो है क्लिनिक प्लस की तरफ जो है सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं उसका। यानी कि मांग की अधिक लोचदार, यानी कि बदलाव की अधिक संभावनाएं। जब एक मोनोपोल देखता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस ये फिक्स करूँगा तो उसकी जो मांग है वो कैसी है, अधिक लोचदार है, कम है, बराबर है। अगर अधिक लोचदार है यानी कि एकदम से परिवर्तन होने की संभावना है तो वह उस वस्तु की कीमत क्या करेगा, कम निर्धारण करेगा। क्या करेगा, कम निर्धारण करेगा, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। अगर उसने जो है प्राइस कम रख दिया, मान लो उसने एक प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपये रख दिया और देखा कि 80 रुपये में उसकी जो है सेल जो है एक दिन में जो है 1 लाख रुपए की है, तो उसका मुनाफा देखोगे कितना है। अगर मान लो उसी प्रोडक्ट का उसने जो है प्राइस हाई कर दिया, मान लो उसका प्राइस 90 रुपये कर दिया और जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 20,000 ही सेल हुए हैं एक महीने में, तो वो इस आधार पर अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है कि जो मांग की लोच है वो अधिक लोचदार ना हो, यानी कि जो इलास्टिसिटी हो डिमांड की वो क्या है, वो ज़्यादा ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर जो मोनोपोली है उसकी जो मांग है वस्तु की वो कैसी है, बेलोचदार। एग्जाम्पल जैसे कि अभी पतंजलि है, पतंजलि क्या है, एक मोनोपोली है, क्योंकि वो एक ऐसा है कि हर्बल प्रोडक्ट जो है वो बना देता है, किसी भी बीमारी के लिए दवाइयाँ बना देता है। अब जैसे कि कोरोना की क्रोनिल दवाई बनाई गई थी बाबा रामदेव जी के द्वारा, तो वो क्या था, मोनोपोली था, और वो अपनी वस्तु का जो है डिमांड को देखकर वस्तु का प्राइस फिक्स कर सकता है। उसे पता है कि वो सिर्फ एकमात्र ऐसा है जो कि कोरोना की दवाई बना रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो बेलोचदार मांग है। चाहे वो उसकी कीमत 800 रुपये रख दे, चाहे 1000 रख दे, चाहे 1500 रख दे, व्यक्ति हर कीमत पर उसे खरीदेंगे, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा है जिसके पास वो चीज़ उपलब्ध है, यानी कि बेलोचदार। अगर रामदेव ने देखा कि उसकी क्रोनिल एकमात्र है पूरी इंडिया के लिए हर्बल मेडिसिन, तो वो उसका जो डिमांड, उसकी जो प्राइस है वो हाई रख सकता है। तो उसकी मांग कैसी है, बेलोचदार। बेलोचदार वस्तुओं की मांग फिक्स होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी कीमत जो है अधिक रखी जाती है। अगर वस्तु की मांग अधिक लोचदार इनकी बदलाव एकदम से चेंज होने वाली है, तो उनकी मांग कैसी होगी, एकदम छोड़ने वाली, सब्स्टिट्यूट लेने वाली, तो उनकी जो प्राइस है उनका कैसे रखा जाता है, हमेशा कम रखा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो मोनोपोली है, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि मोनोपोली कौन सी जो है, किस आधार पर जो है अपना जो फिक्स करता है रेट। अगर मांग अधिक लोचदार है तो वस्तु की कीमत क्या रखेगा, कम। अगर मांग जो है बेलोचदार है तो वस्तु की कीमत क्या रखेगा, अधिक। यहाँ से सीधा सीधा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। जैसे कि हम देखते हैं प्राइस कीमत विभेद क्या होता है, इनकी एक मार्केट में उस वस्तु की कीमत कुछ है, दूसरी मार्केट में उस वस्तु की कीमत क्या है, उसे बोलते हैं कीमत विभेद। कीमत विभेद कई कारणों से होता है। कई बारी जो है लोकेशन के हिसाब से, जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार जो है अमाउंट बड़ा या छोटे के आधार पर होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बिजली कंपनी है, ये जो है वेयर हाउसेस है, पब्लिक कंपनी है, उनको जो है जो कम यूनिट प्राइस पर जो है देती हैं बिजली। और जैसे हम डोमेस्टिक यूज करते हैं घर में, वहाँ पर जो है हमें यूनिट का रेट जो है हाई प्राइस जो है पे करना पड़ता है। ये डिफरेंस होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का।
जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें जो एकाधिकारी बाजार है वो भी जो है इलास्टिसिटी को ध्यान में, यानी कि मांग की लोच, यानी कि कितना चेंज होने वाला है उसके आधार पर ही अपनी कीमत को फिक्स करता है। कीमत विभेद के अंतर्गत अधिकारी एक ही वस्तु की विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत बेचता है। मांग की लोच के आधार पर उस कीमत का निर्धारण कर सकता है। वह उस वस्तु की कीमत कम निर्धारण करेगा जहां उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार है। मान लो एक अधिकारी है और यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि जो गर्म एरियाज़ हैं वहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और हमारे जो इधर है हरियाणा साइड वहाँ पर थोड़ा कम है, तो वो लोकेशन में देखेगा कि वहाँ पर इसकी नीड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। यानी कि जहाँ पर अधिक लोचदार है, यानी कि यहाँ से अगर वो प्रोडक्ट आता है, हमें इनकी जितनी ज़रूरत ही नहीं है, हम वैसे ही कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो वो उसकी डिमांड क्या होगी, अधिक लोचदार। हमारे लिए क्या है, अधिक लोचदार। पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम देखते हैं कि लद्दाख जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर जो है पूरा ईयर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पर जो है गर्म जो सामान है उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो वहाँ पर उसकी मांग कैसी है, बेलोचदार। पर अगर हमारा देखा जाए यहाँ पर लोचदार है, क्योंकि यहाँ पर साल में 2-3 महीने ही सर्दी होती है, यानी कि जो सर्दी का सामान है उसकी डिमांड कहाँ पर बेलोचदार है, सियाचिन ग्लेशियर पर, और यहाँ पर क्या है, वो अधिक लोचदार है। यानी कि एकदम से जो है हम हाई प्राइस पर उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें जो है कम टाइम के लिए इसका यूज चाहिए, और जो बेलोचदार है उनको कंटिन्यू चाहिए, तो वो तो हाई प्राइस पर भी उस चीज़ को जो है खरीद लेंगे। यानी कि जो कीमत विभेद है वो भी इस आधार पर रहता है कि वहाँ पर मांग की लोच किस प्रकार है। अगर अधिक है तो कम प्राइस, अगर बेलोचदार है तो हाई प्राइस जो है फिक्स करता है एक मोनोपोली। डिटर्मिनेशन ऑफ वेज, जो मजदूरी का निर्धारण है वो भी जो है मांग की लोच के आधार पर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर जो हमारे पास लेबर है वो कैसी है, बेलोचदार, यानी कि जो हमारे पास लेबर आ रही है उसकी मांग क्या है, बेलोचदार है। उद्योग में जो ये गलत लिखा है, मांग आएगा यहाँ पे, मांग श्रम की मांग जो है बेलोचदार है, तो श्रम संगठन मजदूरी में वृद्धि करवाने में सफल हो सकते हैं। अगर बेरोजगार है, हमें पता है कि यहाँ पर एक लिमिटेड से एम्प्लॉय है जो इस काम में करने में स्पेशल है, जैसे कि इंजीनियर है, और हमें पता है कि इस कंपनी के लिए यही इंजीनियर जो है चाहिए, और मार्केट में जो है इनसे बेहतर नहीं है, यानी कि एक लिमिटेड हमारे पास श्रम शक्ति है, तो उसकी मांग कैसी है, बेलोचदार, यानी कि इनके बिना जो है कंपनी का काम नहीं चल सकता। तो वो जो है श्रम संगठन जो होते हैं श्रम संगठन, वो जो है हाई प्राइस जो है फिक्स कर सकते हैं अपनी वेज रेट का। अगर इसके विरुद्ध अगर श्रम की मांग अधिक लोचदार है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन पैकिंग करने के लिए व्यक्ति चाहिए अपनी कंपनी में, चाहे वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, या फिर अनपढ़ गवार हो, यानी कि डिफरेंट टाइप के व्यक्ति वहाँ पर काम कर सकते हैं। यानी कि श्रम की मांग क्या है, अधिक लोचदार, यानी कि ये हटाओ तो अगले दूसरे आ जाएंगे, वहाँ पर क्या वेज जो है, जो वेजेस है, जो मजदूरी का रेट है वो जो है नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि मजदूरी का रेट भी निर्धारित होता है मांग की लोच के द्वारा। जहाँ पर श्रम जो है बेलोचदार है, यानी कि व्यक्ति जो स्पेशल स्किल वाले व्यक्ति है वो कम है, वहाँ पर उनकी मांग कैसी है, बेलोचदार। बेलोचदार में श्रम संगठन है जो बनते हैं यूनिटी बनती है लेबर की, वो अपना जो है प्राइस हाइक कर सकते हैं। और जहाँ पर श्रम की मांग अधिक रोजगार है, यानी कि बहुत ही अवेलेबल है हमारे पास लेबर, तो वहाँ पर जो है श्रम संगठन मजदूरी बढ़वाने में जो है सफल नहीं हो पाते। तो देखा आपने हर जगह जो है इम्पोर्टेंस है मांग की लोच की। उप उत्पाद की कीमत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट पैदा किया, जैसे कि रिफाइनरी में जब ऑयल बनता है तो उसका जो कच्चा जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे क्या बनती है, प्लास्टिक बनती है। यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का उत्पादन जो है इसके कचरे से निकाल लेते हैं, तो वो होता है उप उत्पाद। तो उसे क्या कहा जाता है, उप उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि जब हम गेहूं से जब दाने निकलते हैं गेहूं के, तो एक साइड जब भूसा भी निकलता है, यानी कि गेहूं और भूसा जब एक वस्तु की उत्पादन के साथ दूसरी वस्तु की पूर्ति स्वयं हो जाती है, यानी कि अपने आप दूसरी चीज़ जो बन जाती है, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति को संयुक्त पूर्ति के नाम से चलता है, जैसे गेहूं और भूसा। और जैसे मैं आपको बताया कि रिफाइनरी में कच्चे तेल से जो वेस्ट निकलती है, वेस्टेज होती है,
वेस्टेज निकलती है वहाँ से, उससे जो प्लास्टिक बनती है। यानी कि मांग की लोच का प्रयोग संयुक्त पूर्ति वाली वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि संयुक्त पूर्ति में भी क्या मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है? हाँ जी, रखा जाता है। जिस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी उसकी कीमत क्या होगी? कम। अधिक यानी कि ज़्यादा बदलाव, अधिक लोचदार यानी कि ज़्यादा बदलाव वाली होगी, उसकी कीमत क्या होगी? कम निर्धारित होगी। और इसके विपरीत जिस वस्तु की मांग जो है कम लोचदार होगी उसकी जो है कीमत अधिक। कम यानी कि बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, अगर चेंज भी होगा तो बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, तो उसकी कीमत कैसी होगी? अधिक। और जहाँ पर अधिक लोचदार होगी उसकी कीमत क्या होगी? कम। जैसे कि हम देखते हैं गाड़ी और पेट्रोल। गाड़ी और पेट्रोल जैसे है, गाड़ी की का काम जो है काम नहीं चलता पेट्रोल के बिना, तो गाड़ी की जो वैल्यू है वो पेट्रोल की वैल्यू को ध्यान में रखकर ही जो है बनती है। इम्पोर्टेंस फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारा, वो जो वित्त मंत्री है, उसके लिए क्या महत्व रखती है इलास्टिसिटी। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है। वित्त मंत्री जब कर लगाते हैं तो उसमें वो मांग की लोच को ध्यान में रखकर ही कर लगाते हैं। जिन वस्तु की मांग क्या है? कम लोचदार है, यानी कि चेंज होने की संभावना कम है, उन पर मंत्री जो है अधिक कर लगा सकता है, क्योंकि बेलोचदार वस्तु पर अधिकतर कर लगाने से उसकी मांग पर कोई विशेष कमी नहीं आती और इसके रूप में प्राप्त होने वाली आय भी जो है अधिक होती है। यानी कि बेरोजगार, यानी कि जिनमें जो है चेंज कम आता है, अगर वो उन पर टैक्स हाई भी लगा दे तब भी जो उनकी डिमांड कम नहीं होती तो उनको जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, आय में वृद्धि ही होती है। अगर ज़्यादा अधिक रोजगार के ऊपर लगा दिया टैक्स तो वो क्या करेंगे? व्यक्ति इसे छोड़ देंगे, दूसरे प्रोडक्ट को चुन लेंगे। यानी कि अधिक लोचदार को और कम लोचदार को ध्यान में रखकर ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है करों का निर्धारण करता है। इसके यदि मांग अधिक लोचदार है तो अधिक कर लगाने से प्राप्त होने वाली आय अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि अधिक कर लगाने से ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होगी? कम। टैक्स ज़्यादा लग गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो वैसे ही चाहे वो टैक्स कम व्यक्ति पे करे तो उनकी आय तो जो गवर्नमेंट की हो तो कम ही होगी, इनकम तो कम ही होगी। यानी कि जब एक फाइनेंस मिनिस्टर जब टैक्स लगाता है तो वो ध्यान रखता है कि डिमांड कैसी है, कम लोचदार है या फिर अधिक लोचदार है या फिर बेलोचदार है। अगर कम लोचदार है यानी कि लेस है यूनिटरी इलास्टिसिटी जो अगर कम है तो वहाँ पर क्या लगते हैं? टैक्स लगते हैं हाई, और क्योंकि उससे इनकम जनरेट हो सकती है। अगर बेलोच है तब भी हाई लगेंगे। अगर जो है मांग की जो है अधिक लोच यानी कि मोर दैन यूनिटरी है, यानी कि मोर दैन यूनिटरी यानी कि इकाई से अधिक है, तब वहाँ पर टैक्स क्या लगेंगे? कम लगेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सीधा जो है पूछ जाता है। अवमूल्यन की नीति का आधार, जो डिवैल्यूएशन करते हैं प्राइस, अपने जो मुद्रा है हमारी कंट्री की, उसका डिवैल्यूएशन टाइम पे करते रहते हैं। जो इंडिया है वो भी जो है 3 टाइम जो है डिवैल्यूएशन कर चुका है। जो डिवैल्यूएशन कोई भी कंट्री क्यों करती है? जो वो देखती है कि मेरी जो मुद्रा है वो दूसरे के सामने जो है वीक पड़ गई है, या फिर हमारे जो आयात जो है, जो बाहर से हम सामान मंगवा रहे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं आयात, और निर्यात जो है कम हो गए हैं। आयात को कम करने के लिए डिवैल्यूएशन करती है गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन करता है अवमूल्यन, अवमूल्यन की मुद्रा के मूल्य को कम करना, वो होता है अवमूल्यन। जैसे कि डॉलर है, पहले डॉलर एक डॉलर की कीमत 66 सी थी, फिर 65, और अब कितनी है? जो 72 पॉइंट कुछ ऐसी है। यानी कि जब जो है $1 की कीमत को कम किया जाता है कंपैरिजन में रुपए के, या फिर बढ़ा जाता है, यानी कि जब रुपए को की वैल्यू जो है कम कर दी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने अपना जो है अवमूल्यन कर दिया, मान लो अपने जो रुपया है डॉलर के मुताबिक उसकी वैल्यू कम कर दी। $1 पहले जो था 72 का था, मान लो कि अब गवर्नमेंट क्या करा, उसकी वैल्यू 50 रुपये कर दी। तो अगर हम बाहर से जो है इंपोर्ट करेंगे, अगर हम बाहर से जो है सामान मंगवाएंगे इंडिया में, तो वो क्या पड़ेगा? हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और जो यहाँ पर आएगा तो उसके लिए उसकी जो कीमत ज़्यादा होगी। जब कीमत ज़्यादा होगी तो लोग उसे जो छोड़ेंगे और जो अपना घरेलू जो प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसे जो है खरीदेंगे। यानी कि अपने खुद के प्रोडक्ट को बेचने के लिए और बाहर के जो इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए मोस्टली जो है कंट्री डिवैल्यूएशन करती हैं। जब हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन, जो हमारा भुगतान संतुलन है वो जो है हमारे जो फेवर में नहीं होता,
उसको संतुलन में करने की बैलेंस में करने के लिए ये पॉलिसी अपनाती है डिवैल्यूएशन की गवर्नमेंट। पर जब डिवैल्यूएशन करती है वो आयात और निर्यात जो भी हो रहा है उसकी मांग की लोच को ध्यान में रखकर ही करती है। जैसे कि एक देश अपने प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक, यानी कि जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवर में नहीं है, उसको ठीक करने के लिए क्या करती है, अवमूल्यन करती है। और अवमूल्यन करने से पहले ये एक निर्यातक और आयातित वस्तुओं की मांग की लोच को ध्यान भी, जो भी चीज़ हम मंगवा रहे हैं या बाहर अपने देश से हम आयात कर रहे हैं उनकी मांग की लोच कैसी है इसका अध्ययन करती है। उसके बाद जो डिवैल्यूएशन करती है उसके निर्यात अपेक्षाकृत सस्ते और आयात जो है महंगे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवैल्यूएशन करने पर वैल्यू जो है घट गई है इसकी, तो अगर हम बाहर से सामान मंगाएंगे जो पहले हमें 20,000 मिल रहा था वो हमें अब 50,000 में मिल रहा है, तो हम अगर 50,000 का सामान बाहर से मंगाएंगे तो हम डबल रेट में बेचेंगे। जब डबल रेट में बेचेंगे तो लोग हमसे लेंगे नहीं, और जब लेंगे नहीं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे देश की जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा। जब निर्यात और आयात वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होगी तो क्योंकि अवमूल्यन के कारण कीमतें कम हो जाएंगी। अधिक लोचदार यानी कि जल्द से चेंज होने वाली है तो अवमूल्यन करके कीमतें जो है कम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, मान लो मांग जो है बेलोचदार है, अब इंडिया जो है ज़्यादातर जो है बाहर से तेल मंगवाता है, ऑयल मंगवाता है, पेट्रोल मंगवाता है, अगर उसकी मांग कैसी है, बेलोचदार है, अगर वो हमें क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, पर फिर भी हमें जो है खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, हमारा क्वेश्चन बनता है कि जब डिवैल्यूएशन करते हैं, अगर चीज़ जो है, अगर वस्तु जो है, प्रोडक्ट जो है बेलोचदार है तो उसकी जो है मांग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, व्यक्ति जो है फिर भी खरीदेंगे ही। अगर मांग की लोच जो है अधिक लोचदार है तब व्यक्ति जो है उसे जो है सब्स्टिट्यूट ले लेगा, उसकी तरफ से उसको छोड़ देगा, किसी दूसरे प्रोडक्ट को जो है चुन लेगा, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को चुन लेगा। पर अगर जो है डिमांड जो है बेलोचदार है उस पर जो है हमारी गवर्नमेंट को क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि अब ज़्यादा जो है फ्लो होगा कैश का बाहर की साइड। राष्ट्रीयकरण की नीति के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। जब कोई भी राष्ट्र है अपने राष्ट्र के लिए हित के लिए नीति बनाता है तो वो भी जो है मांग की लोच को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीयकरण से प्राय सरकार द्वारा जन उपयोगी सेवाओं को नियंत्रण में लेने से हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोरोना वायरस के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी हॉस्पिटलों में खुद की मेडिसिन थी, डॉक्टर खुद के मतलब कि ये काम अपने खुद की कंट्रोल में ले, क्योंकि ये एक जन सेवा का काम था। इसलिए हमने देखा अगर जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी जो जन उपयोगी जो व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुओं की सेवाओं की मांग है उनकी लोच सहायता से वर्णित किया जाता है। जिन वस्तुओं की जैसे पानी है, डाक है, बिजली है, तार है, इनकी मांग कैसे बेरोजगार, यानी कि इनके बिना हम जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिन चीज़ों की मांग हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने जो है हाथ में रखा है। अगर इन चीज़ों का जो कंट्रोल एक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो वो क्या करेगा, मुंह मांगे जो है प्राइस जो है उसका फिक्स कर देगा, जो आम जनता है वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। और ये जो है बहुत ही नेसेसरी है, यानी कि जन उपयोगी है, इसके बिना जो है सर्वाइव नहीं हो सकता। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं उनका कंट्रोल प्रोडक्शन का मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कहाँ रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है, अपने अंडर में रखती है। यहाँ से कुछ सीधे क्वेश्चन बनता है करों के भार को लेकर कि जब भी कोई टैक्स लगाते हैं, टैक्स को लगाने से पहले एक बार गवर्नमेंट देखती है कि जो मांग है उस प्रोडक्ट की कैसी है। अगर मान लो उस प्रोडक्ट की मांग क्या है, अधिक जो है लोचदार है, यानी कि मोर देन यूनिटरी है, यानी कि इकाई से अधिक है, बहुत ज़्यादा जो है लोच यानी कि चेंज होने की संभावना है, तब उस पर जो है गवर्नमेंट कम टैक्स जो है लगाएगी। अगर उसकी जो मांग है बेलोचदार है, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उस पर अगर गवर्नमेंट वो क्या है बेलोचदार मांग है, चाहे इसका प्राइस कितना बढ़े फिर भी व्यक्ति जो है खरीदेगा ही, उस पर जो है टैक्स वो कितना भी जो है हाई लगा देगी, उस पर कितना भी टैक्स हाई लगा दे, लोग जो है फिर भी उसे जो है खरीदेंगे ही। यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है हमारा इस प्रकार बनता है कि मांग की लोच का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अप्रत्यक्ष कर जैसे कि उत्पादन कर, बिक्री कर आदि का उत्पादक और उपभोक्ता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कई बारी कि इसका प्रभाव उत्पादक की वस्तु की जो डिमांड है वो मोर देन यूनिटरी है, यानी कि अधिक लोचदार है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा है, उत्पादक पर पड़ा है, उपभोक्ता पर पड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसको सिंपल वर्डिंग समझेंगे कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स है,
इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पर लगते हैं, एक उत्पादन जो प्रोडक्शन करने वाला है उस पर लगता है, और वो क्या करता है, उसको प्रोडक्शन करने वाला उसको जब बिक्री करता है वहाँ पर उसका भार वहाँ पर डाल देता है। यदि उत्पादक और उपभोक्ता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यदि वस्तु की मांग जो है बेलोचदार है, ये है बेलोचदार, गलत लिखा है, बेलोच यानी कि जिसमें जो है बदलाव होने की संभावना कम है। अगर वस्तु की मांग क्या बेलोचदार है तो कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर अधिक पड़ेगा, यानी कि उसके बिना जब व्यक्ति का गुजारा नहीं है, एक बहुत ही जरूरी चीज़ है और उसके ऊपर जो है टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा, और वो किस पर लगा, जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है उस पर लगा। प्रोड्यूसर ने उसने क्या करा, उस जो टैक्स है उसको शामिल कर दिया उसकी कीमत में, और जब वो कंज्यूमर गया उसने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो सारा भार किस पे पड़ा, उपभोक्ता पर। अगर जब भी गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट फिक्स करती है वो लोचदार और बेलोचदार दोनों को ही ध्यान में रखकर ही टैक्स लगाती है। अगर वस्तु की मांग जो है लोचदार है तब वो उसका भार किस पर पड़ेगा, प्रोड्यूसर पड़ेगा। अगर वस्तु की मांग जो है बेलोचदार है तब उसका भार किस पर पड़ेगा, उपभोक्ता पर पड़ेगा। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी टैक्स लगाया जाता है, करों का वितरण, अगर वस्तु की मांग लोचदार है तो उसका प्रभाव किससे पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा किससे पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर पड़ेगा। अगर वस्तु की मांग जो है बेलोचदार है तो उसका प्रभाव किससे पड़ेगा, उसका पड़ेगा हमारे कंज्यूमर पर। इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो मांग की लोच को ध्यान में रखकर ही इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। जो हमारी टर्म ऑफ ट्रेड है, टर्म ऑफ ट्रेड क्या होती है हमारी, हम कुछ टर्म एंड कंडीशन रखते हैं ट्रेड को लेकर, जिसमें हम देखते हैं कितना हमारा आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, एक रेशो जो है फिक्स हो जाता है, रेशो का पता चलता है, वो होती है टर्म एंड ट्रेड। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में मांग की लोच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ मांग की लोच पर निर्भर करते हैं। कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कर रहे हैं तो मांग की लोच पर ही निर्भर करता है उसका लाभ या हानि। इसका प्रयोग व्यापार की शर्तों के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। व्यापार की शर्तें क्या होती है, टर्म ऑफ ट्रेड, जैसे कि एक रेशो होता है कि कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, उस पर एक कंट्रोल करने के लिए व्यापार की शर्त जो है लगाई जाती है ट्रेड के ऊपर। यदि किसी देश के उत्पाद की मांग अन्य देश में क्या है, बेलोचदार है, मतलब कि जो चीज़ हम यहाँ से भेज रहे हैं वो दूसरी कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर उसके लिए सर्वाइव। जैसे कि अब कोरोना काल में जब मोदी जी ने बाहर जो है जो डोज प्रोवाइड की हैं कोरोना वैक्सीन की, तो वो तो जो कोरोना वैक्सीन है उसकी डिमांड बाहर वालों के लिए कैसी है, बेलोचदार है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देश अपने निर्यात की कीमत में वृद्धि करके लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हम क्या है, चाहे हमारे लिए 1000 रुपये की डोज है तो हम उसे 5000 की बेचेंगे तो 5000 की भी खरीदेंगे। यानी कि जब मांग जो है अन्य देश में हमारे प्रोडक्ट की कैसी है, बेलोचदार है, तब निर्यात की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके विपरीत, इसका उल्टा, अगर हम बाहर से मान लो ऑयल मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी कीमत जो उन्होंने और बढ़ा दी, पहले से बढ़ा दी, तो उसकी मांग कैसी है यहाँ पर जो बाहर से, तो उसका हमें घाटा भी होगा। यानी कि लोचदार और बेलोचदार दोनों को ध्यान में रखकर ही टर्म एंड ट्रेड जो है फिक्स की जाती है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा। टर्म एंड ट्रेड में जब भी बनते हैं उसके बीच में कुछ एक रेशो फिक्स करते हैं इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, जो लोचदार मांग है और बेलोचदार मांग है। जैसे कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है बेलोचदार, और जो है ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती उसकी जगह में कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है मिल सकता है। जैसे कि बाहर से अगर हम मान लो कोई इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं और वो हमारे इंडिया में भी प्रोड्यूस होता है, तो अगर बाहर से हमें महंगा मिल रहा है तो हम इंडिया का ही यूज कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार अगर बेलोचदार है, बाहर बहुत ही ज़रूरत है हमारे प्रोडक्ट की, तो हम अपनी मर्जी से कितना भी रेट फिक्स कर सकते हैं, फिर भी वहाँ के लोग जो है इसे इंपोर्ट करते ही रहेंगे। और एचटी यहाँ पर अगर अधिक लोचदार है, अगर बाहर हम कोई चीज़ भेज रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, अधिक जो है लोचदार है, इनके चेंज होने वाली है। जैसे यहाँ से हम कॉटन के कपड़े भेज रहे हैं अमेरिका में, अगर मान लो उसकी डिमांड कैसी है, अधिक लोचदार, इनकी चेंज होने की संभावना है। जब चेंज होने की संभावना है तब क्या होगा, प्राइस जो है कम रखा जाएगा। जब जो डिमांड चेंज होने की संभावना कम होगी तब प्राइस क्या रखा जाएगा, अधिक रखा जाएगा। यानी कि जब लोचदार मांग होगी तब जो है अधिक लोचदार होगी तो जो है प्राइस क्या रखा जाएगा, हाई, और जब बेलोचदार होगी, और नहीं सॉरी एक गलती लिख दिया मैंने, जब लोचदार मांग होगी, जब लोचदार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी किसी भी चीज़ की, तब जो है प्राइस कैसा होगा, लो होगा।
और जब है बेलोच, बेलोच यानी कि जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए जो मांग है उसको वो हमेशा हाई रहती है, तो उसके लिए प्राइस भी हमेशा हाई ही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है टर्म एंड ट्रेड को फिक्स किया जाता है दो देशों के बीच में मांग की लोच को लेकर। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निर्धनता के विरोधाभास की व्याख्या। यहाँ से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी का विरोध करने वाली ये एक ऐसी संभावना होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया जो है एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, यहाँ पर जो ज़्यादा है व्यक्ति हैं वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड रहती है। अगर किसी कारण किसी साल जो है कृषि का जो पैदावार है पहले जो 100 टन हो रही थी वो बढ़कर जो है 150 टन हो गई, तो सर क्या होगा? कृषि है फिक्स है, यहाँ के लोगों का जितना मांग है वो क्या है कृषि के लिए बेलोचदार। जो कृषि के लिए मांग है वो कैसी है? बेलोचदार, यानी कि चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसकी डिमांड जो है फिक्स ही रहती है। चावल है, चाहे वो चावल पहले 100 क्विंटल होते हैं, जब 150 क्विंटल पैदा हुए हैं किसी भी स्टेट में, तो उसका प्राइस पहले से क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। जब प्राइस डाउन हो जाएगा तो वो क्या करेगा? निर्धनता को बढ़ावा देगा, क्योंकि इनकम जो है कम हो जाएगी। यही है निर्धनता का विरोधाभास, यानी कि जब मांग की लोच तो बेलोचदार है किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। पर अगर किसी वजह से प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी जो है डिमांड तो फिक्स ही रहेगी। तो जब डिमांड फिक्स है, डिमांड तो बदल नहीं सकती, क्योंकि बेलोचदार मांग है, जीवन यापन के लिए चीज़ है, तो उसका जब प्राइस क्या जो कम हो जाए, जब प्राइस कम हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी? निर्धनता जो है बनी रहेगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।